बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज अरशद शरीफ शहीद को 2 साल हो गए हमसे बिछड़े हुए, और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब पाकिस्तानी कौम के पास हैं, लेकिन पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे या पाकिस्तानी अदालतें उन मामलात में दिलचस्पी नहीं ले रही और हमें इंसाफ नहीं दे रही। उनकी फैमिली दरबदर है इंसाफ के लिए। हम बार बार तकाजा करते हैं, बार बार बात करते हैं। 2 साल गुजर गए, इस एक केस के अंदर इंसाफ नहीं हो सका। यानी पाकिस्तान में जिस भी कत्ल का मामला जो है वो ताकतवर हलकों की तरफ जाता है, उस कत्ल का बनता ही कुछ नहीं है। चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो, चाहे वो कत्ल हो लियाकत अली खान का, कुछ लोग कहते हैं कायदे आज़म का भी कत्ल हुआ था, और बहुत सारे कत्ल हैं पाकिस्तान की तारीखों में। अब आप इमरान खान साहब पे गोलियां चलने का मामला ले लें, कातलाना हमला था, वो भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा। इमरान खान साहब की FIR भी नहीं हुई, और शहीद अरशद शरीफ के मामले में भी बात वहीं खड़ी है। ये मामला अकेले अरशद शरीफ का नहीं है। देखिए, उनका पूरा खानदान सफर कर रहा है, और जितने पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं ये उनके ऊपर एक तरह का अटैक है, जो भी इंडिपेंडेंटली बात करना चाहता है। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब हम लोगों के पास तो हैं, लेकिन रियासत वो सवाल ही नहीं सुनना चाहती। मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ पर मुकदमात किसने करवाए? सेम टाइम में हो रहे थे ना, सारे सहाफ़ियों पे हो रहे थे। सारे तो नहीं, हम 4-5 सहाफ़ियों पे हो रहे थे। पाकिस्तान में किसने अरशद शरीफ का जीना हराम कर रखा था? शहीद अरशद शरीफ का पीछा क्यों करवाया जा रहा था और कौन लोग करवा रहे थे? अरशद शरीफ को धमकियां कौन लगा रहा था, जिनके बारे में उन्होंने आगाह भी किया? मौक़िफ़ तब्दील करने पर कौन दबाव डाल रहा था कि अरशद शरीफ साहब अपना मौक़िफ़ आप बदल लीजिए? फिर किसकी वजह से शहीद अरशद शरीफ को किन हालात में पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा? फिर UAE में किसने उनका जीना आराम कर दिया और उनको वहां से निकलने पर मजबूर किया और वहां से तंग करके निकलवाया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अगर मिल जाएं तो आइंदा सहाफियों के लिए मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन आप देखें कि सिस्टम ने कितनी दीदा दलेरी से डील किया है। अरशद शरीफ की शहादत के मुहर्रिकात को हम ढूंढ रहे थे, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि इंसाफ कब होगा और कैसे होगा। 2 चीफ जस्टिस बदल गए। उमर ता बंदयाल साहब वो भी चले गए, अभी जो है कादी फायद ईसा साहब वो भी चले गए। एक नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, याह्या अफरीदी, उनकी कंफर्मेशन हो गई है। तो क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? तीसरा चीफ जस्टिस भी इंसाफ नहीं दे सकेगा? हमारी चीफ जस्टिस कोई भी बने, मंसूर अली शाह बने, अब तो याह्या अफरीदी साहब का नाम आ गया है, तो कम से कम इंसाफ तो देना शहीद अरशद शरीफ के मामले में, और इस सिलसिले को आइंदा के लिए रोकें। अब भी जुल्म और जबर हो रहा है। अरशद शरीफ की शहादत के बाद मुझे अगवा किया गया, उसके बाद मेरी बार बार गिरफ्तारियां हुई हैं। कम से कम 6 दफा तो मैं उनकी शहादत के बाद गिरफ्तार हुआ, और यह सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा। फिर मुकदमात किए जा रहे हैं सहाफियों के ऊपर। यहां कहा जाता है सिर्फ वो बंदा ढूंढो जिसने गोली चलाई। देखिए, कीनिया की गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया है, वहां की अदालतों ने इंसाफ दिया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था। पाकिस्तानी हुकूमत साबित करने की कोशिश कर रही थी कि कीनिया में एक एक्सीडेंट हुआ और हादसाती तौर पे अरशद शरीफ शहीद हो गए, लेकिन कीनिया की अदालत कह रही है जी एक्सीडेंट नहीं था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है नहीं नहीं एक्सीडेंट ही था। कीनिया कह रहा है नहीं एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह कत्ल है, सफाक कत्ल है। तो इस कत्ल के पीछे जो दस्तानों में छुपे हुए हाथ है ना, वो तलाश किए बगैर पाकिस्तान में सहाफत महफूज नहीं हो सकती। हमें सबको हमेशा याद रहेगा जैसे मरियम नवाज ने शहीद अरशद शरीफ की लाश का जो है उसको सेलिब्रेट किया था। मरियम नवाज ने जानबूझकर वीडियो लगाई थी, जानबूझकर तस्वीर लगाकर ट्वीट किया था, और वो तकलीफ हमारे साथ रहेगी। आज अरशद शरीफ की वालदा, उनकी अहलिया, उनकी दूसरी अहलिया, वो सब इंसाफ के लिए दरबदर है। जो मोहतरमा जवेरिया साहिबा हैं वो तो बहुत जोर लगाती हैं, बहुत कोशिश करती हैं। कीनिया में भी जितना उन्होंने जो वो कर सकती थी उन्होंने वो भी किया, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। हत्ता कि उनकी वालदा की दरखास्त के ऊपर अब तक FIR भी नहीं हो सकी। मगर एक बात है कि अरशद शरीफ सिर्फ एक नाम नहीं था किसी इंसान का, वो अब एक मिशन बन गया है। बहुत सारे लोग उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो ये मिशन तो जारी रहेगा, मुज़ामत जारी रहेगी, और जब तक आज़ादी इजहार राय नहीं मिल जाती तब तक ये मुज़ामत चलती रहेगी, और अरशद शरीफ की आवाज़ वो गूंजती रहेगी। एक चीज फाइनल होगी नादरीन, और वो सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है याह्या अफरीदी साहब की नए चीफ जस्टिस के तौर पर, और अब वो बाकायदा 26 तारीख को हलफ उठा लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का।
याया अफरीदी साहब ने कुछ अभी पता चला है कि जो ज़रूरी ब्रीफिंग्स हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेना शुरू कर दी हैं, यानी उन्होंने दिलचस्पी शो कर दी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हलफ उठाएंगे। वैसे भी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उसी को बनाना था जिस बारे में हुकूमत को कंफर्मेशन होती कि इनकी मौजूदगी में हमारे लिए प्रॉब्लम और मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी साहब को चुना। पहले 2 सीनियर चीफ जस्टिस को छोड़कर याया अफरीदी साहब को उन्होंने चुना और चुनने के बाद उन्होंने अपना चीफ जस्टिस बनाया। तो आप बजा तौर पे कह सकते हैं कि ये चीफ जस्टिस जो है ये चॉइस है एमक्यूएम की, पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की। इससे पहले जो चीफ जस्टिस आते थे वो किसी सियासी जमात की चॉइस नहीं होते थे, लेकिन अब जो चीफ जस्टिस आए हैं ये सियासी जमात की चॉइस हैं। 12 चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है और अब 26 तारीख को वो हलफ उठाएंगे। और हामिद खान साहब ने यहां पे एक वार्निंग दी है। एक तो उन्होंने बात की कादी फायद ईसा साहब के हवाले से। देखिए, कादी फायद ईसा साहब पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिनकी रिटायरमेंट पे वकला यौम तशक्कुर मनाएंगे, वकला उनकी रिटायरमेंट के ऊपर जश्न मनाएंगे। हामिद खान साहब ने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी हुकूमती पेशकश को कबूल ना करें और अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अपनी इज्जत और नाम को बचाएं। फायद ईसा ने जितना नुकसान अदलिया और आइन को पहुंचाया किसी और ने नहीं पहुंचाया। 25 अक्टूबर को मुल्क भर के वकला फायद ईसा से यौम नजात मनाएंगे। यानी ऐसे कभी नहीं हुआ, बहुत अजीब अजीब चीफ जस्टिस इस मुल्क में आए और अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके चले गए, लेकिन आप ये देखें कि फायद ईसा साहब के जाने पे लोग यौम नजात मना रहे हैं। जैसे जनरल बाजवा जब रिटायर हुए तो पाकिस्तानियों ने बड़ी खुशी मनाई थी कि यार जनरल बाजवा ने जिस किस्म की एक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील करवाई, अब तो सारा कुछ पता है। जनरल बाजवा साहब खुद लोगों को फोन करके बताते हैं मैंने ये किया ये किया ये किया। तो जो कुछ भी जनरल बाजवा साहब ने किया था उसके बाद लोगों ने सुख का सांस लिया था और उनकी रिटायरमेंट के ऊपर लोग खुश हुए थे। तो इसी तरह अब कादी फायद ईसा साहब ने अपने इदारे के साथ वही किया है और हामिद खान साहब कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर को मुल्क भर के वकला यौम निजात मनाएंगे। ये लाहौर हाईकोर्ट बार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे और सहाफी भी हैं, वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि याया अफरीदी साहब आप बहुत अच्छे जज हैं, आप अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, आप इस पेशकश को कबूल मत करें और अपनी इज्जत और अपना नाम बचाएं। और तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाने का मकसद यह है कि अदलिया को आपस में लड़ा दिया जाए। हुकूमत की कोशिश यह है कि जो पहले 2 जजेस हैं वो जब सुपरसीड हो गए हैं तो वो फिर रिजाइन कर दें, वो अपने उहदों पर ना रहें। लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी जज अगर इस्तीफा देना ना तो फिर ज्यादा जज दें, फिर 10-12 जजेस को इस्तीफा देना चाहिए, फिर हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर तरफ से इस्तीफे आने चाहिए, ताकि अगर दबाव डालना है इस्तीफों के जरिए से तो फिर भरपूर दबाव डाला जाए और फिर तहरीक चलाई जाए, पूरी कंपेन खड़ी की जाए जैसे इफ्तिखार चौधरी के लिए हुई थी। लेकिन अगर 2 जजों ने या 4 जजों ने इस्तीफा देकर बाहर होना तो हुकूमत के लिए तो बड़ा अच्छा शुगून है। हुकूमत कहेगी कि ठीक है ये बाहर हो गए, हम 4 जज अपनी मर्जी के और ले आते हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट पे उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो है हुकूमत के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर तो इस्तीफे देने से इस हुकूमत को चैलेंज किया जा सकता है और इंसाफ के लिए खड़े हुआ जा सकता है। यानी मंसूर अली शाह साहब का एक स्टेटमेंट भी मार्केट में आया हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि अल्लाह बेहतर करेगा और वो अल्लाह ताला पे डाल रहे थे सारा मामला कि रब बेहतर करेगा। तो मैं वैसे आपको कहता हूं अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह ताला कभी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें एक वो डायलॉग था मूवी में, काफी पुरानी बात है लेकिन मुझे वो याद रह गया। तो उसमें वो एक आदमी कहता है कि जी आप ऊपर वाले के भरोसे मत बैठे रहे, हो सकता है कि वो आपके भरोसे बैठा हो। यानी आप कुछ हरकत करेंगे तो उसमें बरकत होगी ना। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप बैठे रहें और खुद ही फसल लग भी जाए, पक भी जाए, उसका वो उतर भी जाए, उसके बाद उसका जो है वो आटा भी बन जाए, आटा बनने के बाद वो गूंदा भी जाए, वो रोटी पक के आपके सामने आटों पे आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको तकोदो करनी पड़ेगी, आपको मुश्किलात में से गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो एक तहरीक खड़ी हो सकती है। अदरवाइज फिर मेरे ख्याल में जजेस को अदालत के अंदर रहना चाहिए और अदालत के अंदर रहकर जो है वो टाइम गुजारना चाहिए और इंसाफ के लिए काम करना चाहिए। हामिद खान साहब ने कहा कि कादी फायद ईसा ने जितना नुकसान अदलिया और आइन को पहुंचाया शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो, और वकला इसके ऊपर अब एक तहरीक चलाएंगे और वकला सड़कों पे आएंगे और इसका गंद भी वकला पर डाला जाएगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, इसके पीछे कादी फायद ईसा साहब हैं और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये चाहते हैं वकला सड़कों पे आए और इसका गंद भी वकला पे डाला जाए। अब कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे, कभी कुछ और कहते हैं।
वकला कंफ्यूज है। मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान में तहरीक जब भी चली है वकला की, वो उसके पीछे बहुत बड़ी दौलत इन्वॉल्व होती है, या तो पैसा बहुत होता है और उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी होती है। मैं बिल्कुल वकला की तौहीन नहीं कर रहा, बड़े खलूसे नीयत के साथ वकला ने मार भी खाई, तहरीकें भी चलाई, जेलें भी काटी, बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन यह बात सच है कि तहरीक के पीछे पैसा भी होता है और एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी होती है। इन दोनों चीजों के बगैर तहरीक चलाने का यह पहला मौका है। अब अगर वकला चला लेते हैं तहरीक तो एक सिचुएशन नहीं बन जाएगी। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से खबर है, खबर मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं। बुशरा बीबी की जमानत हो गई है, जो वाहिद केस उनके ऊपर बच गया था, और ऐसी सूरत में उन्हें रिहा हो जाना चाहिए। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनकी जमानत पे समाअत की थी और जमानत उन्होंने मंजूर कर ली है, और मुख्तसर फैसला देते हुए उन्होंने कहा जी कि इनके मुचलके जमा करवा के इनको आजाद करवा लें। ये जनाब जज साहब ने हुक्म दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर उन्होंने कहा जी अब हम जमानत के मुचलके जमा करवाते हैं, दस्तखत करवा के जज से, तो बुशरा बीबी साहबा को घर लेकर जाते हैं। इमरान खान साहब की वो एहलियां हैं, बड़े लंबे अरसे से वो इसी बात की सजा काट रही हैं, जिसका इमरान खान साहब को बड़ा रंज भी है। अब हुआ यह कि जुडिशल कंप्लेक्स से खड़ी हुई खदीजा सिद्दीकी साहबा ने यह बताया उसी वक्त कि जनाब ये तो पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में, पूरी अदालत ही खाली है, ना यहां पे मेन जज है, ना यहां पे ड्यूटी जज है, ना यहां पे एडमिन जज है। जिस जज के पास जाते हैं जज अवेलेबल नहीं है। दूसरी अदालत में गए, वहां भी पता चला कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो जानबूझकर बुशरा बीबी को अंदर रखा गया। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तहरीक इंसाफ कहती है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि उनके खिलाफ कोई और जेरे इल्तवा मुकदमा नहीं है, लेकिन इस फस्तायत वाली हुकूमत ने अपनी इंतकामी मुहिम को जारी रखते हुए मासूम खातून को बिला वजह अडयाला जेल में कैद रखने के लिए एक और झूठी और बेबुनियाद FIR घड़ने का मंसूबा बना लिया है। फौजी हमायत याफ्ता मुसल्लत हुकूमत रुसवाई की निचली तरीन सतह पर जा चुकी है। वकला के मुताबिक बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद जमानती मुचलके जमा करवाने और रिहाई के अहकाम पर दस्तखत कराने के लिए ट्रायल कोर्ट गए। ताम अमले ने इन्हें बताया कि जज साहब जनाजे में शिरकत के लिए सुबह 11 बजे से रवाना हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने ड्यूटी जज की अदालत से रुजू किया तो वहां पे भी जवाब एक और मिल गया। अब उन्होंने FIA की तीसरी खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाया, वहां पे हर तरफ जाके जहां जहां वो जाते थे पता चला जज मौजूद ही नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद वेस्ट सेशन कोर्ट का रुख किया, जहां अमले ने उन्हें बताया कि अदालत जो पहले ड्यूटी रोस्टर पर थी अब रिहाई के ऑर्डर पर दस्तखत करने का इख्तियार ही नहीं रखती, जिसके बायस आज बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी है। अब वो कह रहे हैं 1.5 साल से सबूत कोई नहीं, उन पे मुकदमा चल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर काफी शोर मचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से मामला अदालत में चैलेंज करने का फैसला भी किया है, और इस मामले को अदालत में चैलेंज करने के लिए उन्होंने जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके हवाले कर दिया ये सारा मामला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस मामले को जो है कानूनी सतह पे भी चैलेंज किया जाए और इसके इम्कानात का जायजा लिया जाए कि इसमें कामयाबी कितनी हो सकती है। जो कोर कमेटी का एलामिया है उसमें बताया गया कि नामुकम्मल ऐवान है, यानी सेनेट भी नामुकम्मल है और कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है, और आईनी तरमीम की जबर फस्तायत और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जैसे जो काले हथकंडे हैं उनके जरिए जो आईनी तरमीम मंजूर की गई है उसकी वो कह रहे हैं जी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। और स्याह आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास के बाइकआउट के फैसले की भी कोर कमेटी ने तौसीक की है, और इस पर सियासी कमेटी को खराज तहसीन पेश किया कि जनाब ये काम आपने बिल्कुल ठीक किया है। बहरहाल बाकी इंतजार पंजूता साहब के हवाले से आवाज उठाई गई, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से आवाज उठाई गई, आजम सवाती के हवाले से आवाज उठाई गई, और यह कहा गया कि यह ज्यादती कर रही है हुकूमत, और इन सब को जनाब जो है वो बंद करके रखा हुआ है। कोर कमेटी का इजलास हफ्तावार बुनियादों पर जुम्मतुल मुबारक के रोज मुनक्कद करने पर इत्तफाक भी हो गया कि हर जुम्मे को कोर कमेटी का इजलास होगा, और सियासी कमेटी हफ्ते में 2 मरतबा पीर को और बुध के दिन अपने इजलास मुनक्कद किया करेगी, यानी पीर को, बुध को और जुम्मे को, इन 3 दिनों में एक्टिविटी हुआ करेगी। और उसके अलावा जो है वो फिर हफ्ता एतवार छुट्टी, फिर पीर और फिर बुध और फिर जुमा, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इकट्ठी होकर बैठा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 बंदों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1 तो अपने जहन में रखें कि ये 4 लोग कौन हैं, इनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। जैन कुरैशी सबसे पहले, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन,
मिकदाद अली खान और रियाज फतेहाना, ये 4 लोग इसमें शामिल हैं। अब देखें, मैं सिर्फ आज ज़ैन कुरैशी पे बात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी के बारे में यह बड़ा क्लियर है। इस वक्त अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है ना, तो वो शाह महमूद कुरैशी है। उनको डबल बोझ है। वो लगभग 1.25 साल से खुद जेल में तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहां एक गद्दी नशीन मखदूम जिनके लोग हाथ चूमते हैं, वो उनकी एक खास किस्म की जिंदगी होती है। आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें। मुझे वैसे ये पसंद नहीं है, लोग आते हैं वो हाथ चूमते हैं, पाँव पकड़ते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं और बगैर कोई काम किए लोग पैसे भी डालते हैं, देते हैं, तो वो नामुनासिब मुझे लगता है ये तरीकाकार। वो पैसा किसी अच्छे मकसद में लोग इस्तेमाल करें, गरीबों के लिए इस्तेमाल करें, मस्कीनों के लिए इस्तेमाल करें, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पैसा किसी की जेब में जाता है तो वो गलत है। अब ये जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की ये जिंदगी है, वो 1.25 साल से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे और जेल में पड़े हुए हैं। उनका बेटे के ऊपर ये इल्जाम आया है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तो वो तहकीकात होगी तो पता चलेगा ना कि जनाब ज़ैन कुरैशी ने अपना सौदा कर लिया, या वो डर गया, या कंप्रोमाइज कर गया और उसने हुकूमत के साथ सौदेबाजी करके वहां पे आकर बैठ गया, या दबाव में आकर। तो सबसे आप सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के बारे में सोचे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। यह बात सच है या झूठ है। अगर तो यह सच है तो उनकी तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि एक बाप के लिए यह कितनी तकलीफ की बात है कि वो खुद लंबे अरसे से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है और उसका बेटा खड़ा नहीं हो पाया। और अगर यह झूठ है तो भी शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बड़ी तकलीफ दे चीज है, बड़ी तकलीफ दे चीज है। मुझे इस सारे एपिसोड में अगर सबसे ज्यादा दुख होता है तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जात को लेकर होता है कि वो बेचारे इस वक्त कैसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए हैं। चौधरी इलियास, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इसने मेरे पे कहा था कि मेरे पे मुकदमा करेगा तो कर दे भैया मुकदमा। मैंने कहा था चौधरी इलियास को कि आप बिक चुके हैं, आपने काफ लीग को दिया है बयान अल्फी लिखकर खुद से, और आप डील करके पाकिस्तान आए थे और अब आप वोट भी उनके हक में डालेंगे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कहा जी मैं नहीं डालूंगा, फिर ये जर्मनी चले गए। लेकिन जब थोड़ा सा दबाव पड़ा तो ये पाकिस्तान वापस आ गए। आके इन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था उसी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने वोट डाल दिया आईनी तरमीम के हक में। अब जो वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नौजवान हैं, ये उनके ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। यानी इलियास चौधरी साहब का सारा गुस्सा जो है ना वो कमजोर पे उतरता है। उसका नाम नहीं लेंगे जिसने इनको बार बार अगवा किया, उसके बारे में नहीं बताएंगे जो जर्मनी से इनको घसीट के लाया, उसका नहीं बताएंगे जो लाहौर में इनके प्लाजे गिरा रहा था जिसकी वजह से ये वापस आए। अब जो है वो सराय आलमगीर में जो नौजवान है जो इनके बारे में आवाज उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनाब लोटा बन चुके हैं, और इन्होंने पहले कुरान मजीद पे हलफ लिया था। कुरान मजीद पर हलफ लेकर तहरीके इंसाफ से मुनरिफ होने वाले रुकन चौधरी इलियास पर तनकीद करने वाले इंसाफ यूथ विंग के वहां के जो सीनियर नायब सदर हैं जेबी राजपूत और राजा शाहजेब, इनके अहले खाना को चौधरी इलियास की तरफ से संगीन नताइज और कत्ल की धमकियां दी गई हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बकौल। और यह भी कहा जा रहा है कि उनके घरों पे और जहां पे वो मौजूद हो सकते हैं वहां पे उनके रिश्तेदारों पे छापे मारे जा रहे हैं और इनके चाचा राजा इदरीस को गिरफ्तार करके भी साथ ले गए। तो चौधरी इलियास साहब छोड़े, दफा करें यार, सियासत आपका काम ही नहीं है। आप नहीं खड़े हो सके, इसका गुस्सा इन नौजवानों से क्यों आप ले रहे हैं इसका बदला? अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आपको कभी टिकट नहीं देना तो आपको इस जमात में इज्जत की जरूरत क्या है? पूरे पाकिस्तान में आपके इश्तिहार छप गए। अब इन नौजवानों पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? खड़े आप नहीं हो पाए, गुस्सा आप इन नौजवानों पे निकाल रहे हैं। कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करता हूं लेकिन अगले वीलॉग में। नाज़रीन, तब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।